हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थिंग। देखिए, अर्थिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि हमारे घरों के अंदर इतने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, तो घर में जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसमें अर्थिंग जरूर करानी चाहिए। बहुत जगह ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं घरों में जब आपका सर्किट तैयार करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, तो वो अर्थिंग करना भूल जाते हैं या अर्थिंग करते नहीं है, जानबूझ के नहीं करते। तो उससे क्या है कि खतरा बढ़ जाता है। आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करते हैं तो आपको करंट लग सकता है। लेकिन जिस घर के अंदर सर्किट इस तरह से बनाया है कि अर्थिंग का उन्होंने एक वायर डाला हुआ है अलग से, तो वहां इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिल्कुल सेफ है। आप कभी भी उनको टच करेंगे आपको करंट नहीं लग सकता। ये अर्थिंग कैसे की जाती है और हमारे घरों में जो सर्किट है वो कैसे बनता है, तो हम इस चीज को पहले समझते हैं। आपको पता है बाहर से जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है उसमें से 3-4 वायर आप देखते हैं पोल पर बंधे हुए होते हैं। इन वायर्स के अंदर एक वायर ऐसा होता है जिसमें 220 वोल्ट करंट दौड़ता है, यानी वोल्टेज कितनी होती है उसकी 220 वोल्ट। एक वायर न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। तो ये दो वायर होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आप घर में इलेक्ट्रिक करंट ले सकते हैं। ऐसा कोई भी मतलब आप नहीं देख सकते बाहर पोल जिस पर केवल एक वायर आ रहा हो और उससे आप पूरा सर्किट बना रहे हैं। तो बाहर आप देखते हैं कि कम से कम पोल पर 2 वायर होते हैं। एक वायर का पोटेंशियल 220 वोल्ट और एक वायर का पोटेंशियल 0, यानी कि उसको हम न्यूट्रल वायर भी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वायर पर जो बाहर जो पोल होते हैं उस पर 3-3, 4-4, 5-5 वायर होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि एक वायर न्यूट्रल रखा जाता है, यानी कि 0 वोल्ट पर। बाकी के जो वायर होते हैं उन सभी में 220 वोल्ट चलती है। उन सभी वायर्स को हम फेस वायर कहते हैं। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर हमने ये 3 पॉइंट बनाए हुए हैं। जैसे घरों में आप देखते हैं कि जो कनेक्शन किए जाते हैं, तो एक रेड कलर की केबल बिछाई जाती है, एक ब्लैक कलर की होती है और एक ग्रीन कलर की होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्थिंग। क्लियर? तो अर्थिंग का जो हम कंसेप्ट ले रहे हैं, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे घरों में जो कनेक्शन होते हैं, तो उसमें एक रेड कलर का वायर होता है, एक ब्लू कलर का वायर होता है और एक ग्रीन कलर का वायर होता है। ये जो रेड वाला वायर होता है, इसको बाहर जब पोल से जोड़ा जाता है तो 220 वोल्ट के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसको बोला जाएगा लाइव और फेस वायर। इसको हम फेस वायर कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक पोल है उस पर अगर 2 वायर हैं तो उनमें एक फेस वायर होगा, यानी कि जिसमें 220 वोल्ट होगा और दूसरा न्यूट्रल होता है 0 वोल्ट। अगर 3 वायर हैं तो उसमें दो वायर 220 वोल्ट पर होंगे और एक न्यूट्रल होगा। 4 वायर हैं तो 3 वायर 220 पर होंगे और एक न्यूट्रल होगा। वो अलग अलग फेस होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी गली में ही, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक पोल है और 4-5 घरों में आप देख रहे हैं, तो सभी ने मान लो अलग अलग फेस वायर से कनेक्शन दे रखा है। तो किसी घर में लाइट आती है, किसी घर में लाइट नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि एक वायर के अंदर एक जो फेस वायर है उसमें करंट नहीं आ रहा, बाकी अदर्स में आ रहा है। तो जिसमें करंट नहीं है तो उस घर में लाइट नहीं है, और जिसमें करंट आ रहा है तो जिस वायर के साथ उन घरों की केबल जुड़ी हुई है जिसमें करंट आ रहा है वहां लाइट मिल जाती है। दूसरा जो है ब्लैक, ये होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल वायर। ये 0 वोल्ट पर होगा। और ग्रीन, ये जी जो है ये है ग्रीन, ये भी न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल वायर ये भी 0 वोल्ट पर होता है। तो बाहर जो पोल से जो वायर को जोड़ा जाता है वो रेड और ब्लैक, R फॉर रेड और B फॉर ब्लैक और G फॉर ग्रीन। ठीक है? तो बाहर से जो कनेक्शन हम लेते हैं मतलब पोल से, वो रेड और ब्लैक के साथ होता है, कभी भी ग्रीन वायर उसके साथ नहीं जोड़ा जाता। ये जो ग्रीन वायर होता है इसको हम अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। यानी ये है ग्रीन वायर विच इज यूज्ड फॉर अर्थिंग, विच इज यूज्ड फॉर अर्थिंग। कैसे की जाती है अर्थिंग, आप ये समझिए। देखिए, अगर हम ग्रीन वायर नहीं लें, केवल रेड और ब्लू वायर लें, तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट बन जाता है। जनरली इलेक्ट्रीशियन रेड और ब्लैक, ब्लू नहीं, रेड और ब्लैक, ठीक है, इन 2 वायर से कनेक्शन कर जाते हैं। घरों में बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन अर्थिंग नहीं करता है।
जो कि बहुत बड़ा खतरा क्रिएट कर देते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपका एक फ्रिज है, मान लो हमने इसको एक फ्रिज ये कंसीडर किया, ये फ्रिज हमने लिया, तो फ्रिज को हमें सप्लाई देनी है, ये फ्रिज की केबल है, तो केबल के अंदर मान लीजिए हमने 2 पॉइंट ले रखे हैं, ये रेड और ये ब्लू, आप ऐसे मान लीजिए, ये सॉरी ब्लैक, तो इसको हमने सॉकेट में लगा दिया। तो जब ये सॉकेट में लगेंगे तो आपका फ्रिज ऑन हो जाएगा, फ्रिज में करंट चलेगा और फ्रिज चलता रहेगा। कई बार क्या होता है कि कोई वायर मान लीजिए कहीं इसमें कहीं कट हो गया और उससे, या कट भी नहीं हुआ, मान लीजिए किसी वजह से इसकी बॉडी के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया या नेगेटिव चार्ज, कैसा भी चार्ज हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि धूप में रखा हुआ है और लाइट पड़ी इसके ऊपर, सनलाइट, तो इसकी बॉडी पर भी चार्ज अपने आप क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग कई बार जब गर्मियों में अपने मेन गेट को खोलते हैं, तो जो मेन गेट होता है अगर लोहे का है, आप उसको टच करते हैं तो कई बार आपको हल्का सा झटका लगता है। ऐसा गर्मी के दिनों में होता है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है जब वो टकराती है तो क्या करेगी, बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगी, थर्मोनिक इमिशन होता है, उसकी वजह से बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो गेट है आपका मेन गेट, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उस गेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उससे उस पर कुछ पोटेंशियल अराइज हो जाता है। तो ऐसे ही इस फ्रिज के ऊपर भी हो सकता है कुछ चार्ज आ गया तो इससे इसके ऊपर पोटेंशियल आ गया। या हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपने केबल लगाई हुई है, इस केबल से ही कोई मतलब वायर लीक, मतलब कहीं कट हो गया और वो जो वायर है, मान लो ये 220 वोल्ट का वायर, ये ठीक है इसके ऊपर आ गया है, मतलब इसकी बॉडी से कनेक्ट हो गया, तो इसकी बॉडी पर चार्ज आ जाएगा। मान लो कितना चार्ज आया, Q कूलम। आप कहां खड़े हुए हैं? आप ग्राउंड पर। ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल 0 होता है। किसका? ग्राउंड का। ये ग्राउंड का पोटेंशियल 0, और आप मान लीजिए इस ग्राउंड के ऊपर यहां खड़े हुए हैं और आपने इसको टच किया, तो इसका पोटेंशियल ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, और ग्राउंड का पोटेंशियल 0। तो क्या होगा, ये चार्ज जो है ये आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी कंडक्टिंग बॉडी है। आपने पढ़ा है कि जब हम 2 कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल वाली बॉडी से लो पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ जाता है। तो इस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू, यानी कि इस फ्रिज का पॉजिटिव चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में जाएगा, तो आपको करंट का झटका लगेगा। तो ये कई बार इतना शॉकिंग होता है कि ये जान भी ले लेता है, इससे लोग मर भी जाते हैं। कब? अगर मान लीजिए इसकी सरफेस पर ये जो सॉकेट से आने वाला जो करंट है, इसका जो फेस वाला वायर है, अगर मान लो कहीं कट से इसकी बॉडी के साथ जुड़ जाता है, तो इसकी बॉडी पर चार्ज आ जाता है, और जैसे ही आप इसको जोड़ देते हैं, सॉरी, इसकी बॉडी पर चार्ज आता है, जैसे ही आप इसकी बॉडी को टच करते हैं तो आपकी बॉडी के थ्रू ये चार्ज ग्राउंड में जाता है और आपको करंट लग जाता है, वहां पर डेथ भी हो सकती है। तो इस सब से हमें अगर बचना है तो हम क्या करेंगे, इसके चार्ज को हटाएंगे, इसके चार्ज को हटाएंगे। तो हटाने के लिए हम क्या करें कि यहां से, जैसे हमने मान लो ये वायर लगा रखा है, इसमें रेड और ब्लू वाला कलेक्शन कर रखा है, हम यहां पर 2 वायर की केबल ले रहे हैं। तो एक तो आप देखते हैं जैसे घरों में आपके जो भी कनेक्शन किया है, जैसे मान लो ये केबल है, तो इसमें क्या होंगे, 2 वायर होंगे, तो एक रेड कलर का होगा, एक ब्लू, मतलब ब्लू या ब्लैक, ये भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ये जरूर नहीं है ब्लैक ही हो, ब्लैक ब्लू कोई सा भी आ सकता है। तो ये 2 वायर जाते हैं, तो जिसकी वजह से इसमें सप्लाई आती है। हम क्या करते हैं, 3 वायर वाली केबल लगाते हैं। जैसे आप लोग कई बार प्रेस वगैरह करते हैं ना, तो प्रेस की जो डोरी होती है, जो केबल होती है, उसमें 3 निकले हुए होते हैं, समझे? तो हम यहाँ 3 वायर वाली केबल लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा, एक फेस वायर होगा, एक ब्लैक यानी न्यूट्रल वायर होगा, और तीसरा ये जो है ये अर्थिंग का होगा। तो ये जो 2 वायर हैं, ये 2 वायर तो आपका किससे जुड़ गए, जो मेन सप्लाई आ रही है पोल से, इलेक्ट्रिक पोल से, ये जो सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिक पोल से। और जो तीसरा वाला जो वायर है, इसको हम क्या कर देते हैं, हम घर के किसी कोने में एक डीप, मतलब कोने में गड्ढा किया, वहां काफी डीप, लगभग 1-1.5 मीटर नीचे एक कॉपर की बड़ी सी प्लेट लगा देते हैं, और उस कॉपर की प्लेट से एक वायर हम कॉपर का लाते हैं, और जहां मेन सर्किट बना हुआ है वहां उसको जोड़ देते हैं। बात समझ में आई? आपका घर मान लो बन रहा है, तो कहीं कोने में आप एक गड्ढा खुदवाइए 1-1 मीटर का, उसमें एक बड़ी सी कॉपर की प्लेट लो, और उस कॉपर की प्लेट के साथ एक कॉपर का वायर जोड़ करके ले आइए, और कहां ला करके उसको छोड़ना है, जहां आपका एमसीबी बॉक्स है, यानी जहां बोर्ड
बाहर इलेक्ट्रिक लाइन से सप्लाई आ रही है, जिस जगह मेन जगह पर वहां एमसीबी बॉक्स होता है, वहां पर ला करके आप जैसे पोल से तार को ला करके वहां इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे ही जहां आपने कॉपर की प्लेट जोड़ी है, एक वायर वहां से ला करके एमसीबी बॉक्स में लगा दीजिए। तो आपके पास अल्टीमेटली 3 मतलब वायर हो गए, 2 वायर आपके इलेक्ट्रिक पोल से आ रहे हैं, 1 वायर आपका जो आपने कॉपर का वायर जोड़ा है अर्थ के अंदर गड्ढे में, वो आ गया, तो 3 वायर आ गए। तो ये जो हमने 3 वायर यहां केबल जोड़ी, जो 2 वायर मतलब 2 जो वायर है रेड और ब्लू, ये तो आपके किससे जुड़ जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक पोल है उसके साथ में। जो तीसरा वाला है ये किससे जुड़ेगा, ये जोड़ा जाएगा जो अर्थ के अंदर कॉपर प्लेट दबी हुई है, यानी कि उस कॉपर के वायर के साथ। तो क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, तो इस कॉपर की प्लेट का पोटेंशियल भी क्या होगा, हमेशा 0, क्योंकि अर्थ के साथ कांटेक्ट में। तो अब क्या है कि जो तीसरा जो वायर है ग्रीन वाला, तो ग्रीन वायर को हम क्या करते हैं, कॉपर मतलब ये जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा रहे हैं इसकी बॉडी के साथ जोड़ते हैं। आप समझिए इसमें से कितनी केबल, मतलब ये केबल बना दी हमने मोटी, इसमें कितने वायर निकालने, एक रेड वाला, एक ब्लैक वाला। तो रेड और ब्लैक तो कहां जाएंगे, जहां इसका सर्किट है फ्रिज का, और जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला वायर इस फ्रिज की बॉडी के साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ जोड़ा जाएगा, फ्रिज की बॉडी के साथ। तो अब क्या होगा कि अगर मान लो ये फेस वाला वायर कहीं कट गया और इसकी सरफेस से कनेक्ट हो गया, फ्रिज की सरफेस से कनेक्ट हो गया, तो फ्रिज के ऊपर चार्ज आ गया, तो जिससे फ्रिज का पोटेंशियल आया। लेकिन आपको पता है कि हमने इस फ्रिज से एक वायर और जोड़ रखा है जो कि अर्थ के अंदर जा रहा है, तो अर्थ का पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल ग्रेटर देन 0, तो क्या इसके ऊपर चार्ज कभी एक्यूमुलेट हो पाएगा, नहीं होगा। तो जैसे ही चार्ज इसकी सरफेस पर आया तो वो चार्ज किसमें चला गया, ग्राउंड के अंदर। तो कहने का मतलब अगर ये लाइव वायर वाली जो वायर, मतलब लाइव जो वायर है, अगर मान लो इसके फ्रिज की बॉडी से कहीं टच भी हो जाता है, तो फ्रिज की बॉडी पर चार्ज जो है वो कभी भी अराइज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारा की सारा चार्ज जो अर्थिंग वाला वायर है उसमें चला जाता है। तो इस तरीके से अगर आप इसको टच भी कर देंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अपना घर बनवा रहे हैं तो सबसे पहले जो मिस्त्री होता है, आपका जो राजमिस्त्री होता है, उससे कहिए कि भैया एक गड्ढा खोदो, इसमें कॉपर की प्लेट दबाओ और एक कॉपर का वायर उससे जोड़ करके बाहर निकाल लो, जिससे कि जब इलेक्ट्रीशियन घर में आपके फिटिंग करने के लिए आएगा तो इलेक्ट्रीशियन उसका यूज कर सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रीशियन यूज नहीं कर पाते क्योंकि जो लोग घर बनाते हैं उसमें वो उस चीज का ध्यान नहीं रखते, तो इलेक्ट्रीशियन ही फिर क्या करेगा, तो जो ग्रीन वाला जो वायर होता है वो एक तरह से वेस्ट होता है। तो ये अर्थिंग होती है। तो अर्थिंग का जो सिंबल है, अर्थिंग का जो सिंबल है वो क्या है, ये समझ लीजिए। सिंबल की अगर हम बात करेंगे तो सिंबल जो होगा अर्थिंग का वो इस टाइप से होगा, ये वायर हो गया और पोटेंशियल 0, ये अर्थिंग का सिंबल है। क्लियर हो गई बात, ठीक। अब देखिए यहां पर मान लीजिए मैं, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं यहां पूछ रहा हूं, अर्थिंग से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो मैंने पहला एग्जांपल लिया, ये एक कंडक्टर था, क्या था ये, कंडक्टर, इसके ऊपर Q कूलम का चार्ज था। ये आइसोलेटेड कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब क्या होता है, ये किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। अच्छा जी, पूरी सरफेस पर चार्ज Q कूलम, तो पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 होगा। हमने क्या किया कि इसको अर्थिंग कर दिया, यानी अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0। तो इससे क्या होगा, इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0। अरे अर्थ भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है कि जब 2 कंडक्टर को आपस में किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। ये तब तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। और इस पूरी प्रोसेस में मैंने आपको बताया माइक्रो सेकंड का टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड 2 सेकंड इतना टाइम लगेगा ये पोटेंशियल सेम होने में। दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करते ही आप मान लीजिए कि इंस्टेंटली पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। तो पहले इसका पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 था, जब हमने इसकी अर्थिंग कर दी तो अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। और जब पोटेंशियल 0 होगा तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये कंडक्टर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया, पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब इसका कंसेप्ट हम समझेंगे कैसे डिस्चार्ज हुआ। तो आपको पता है ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये अर्थ में जाना चाहिए। तो भाई साहब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन तो अर्थ में जाएंगे नहीं। तो क्या होगा, जब अर्थिंग करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन अर्थ में से निकल करके आएंगे और ये इनको न्यूट्रल करेंगे।
ये सारा पॉजिटिव चार्ज यहां से खत्म हो जाएगा, और इस तरीके से ये जो सरफेस है, ये सरफेस कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल। और हम कन्वेंशनली कहेंगे कि सारा के सारा पॉजिटिव चार्ज किसमें चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। इस बात को ऐसे बोला जाएगा। तो ये लो जी, ये खत्म हो गया सारा चार्ज। जब इसका पोटेंशियल जीरो हो गया, इसका पोटेंशियल जीरो, तो अब इलेक्ट्रॉन का आना ही बंद होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो केवल तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। ये जीरो पर, ये जीरो पर, इसको तोड़ दीजिए, वायर को अलग, ये लो जी अलग हो गया। तो अर्थिंग से ऐसा होता है। अच्छा, सोचिए कि अगर मान लो मैं आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं लेता, आपने कंडक्टर लिया, क्यू कूलम का इसको चार्ज दे दिया, ये आइसोलेटेड नहीं है, मान लो कि इस पर क्यू कूलम का चार्ज मैंने ऐसे दे रखा, और इसके पास में मैंने एक ये स्मॉल क्यू कूलम का चार्ज लिया, ये कैपिटल क्यू। तो पहले तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था इसके ऊपर। अब जब मैं ये अगर मान लो चार्ज नहीं होता तो ये मेरे लिए आइसोलेटेड हो जाता, मतलब आइसोलेटेड यानी कि इस पर किसी दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब मैं क्यू चार्ज ले आया इसके पास, तो ये क्यू चार्ज इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, तो जिसकी वजह से ये सरफेस कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, तो सॉरी नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और इधर की सरफेस क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव। कहने का मतलब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अरे होता है, नहीं होता, होता है ना, हाँ, ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया जी। अब मैंने क्या किया कि इसकी अर्थिंग कर दी। क्या कर दी इसकी अर्थिंग, देखो पहले इस पर चार्ज था ना क्यू कूलम, तो पोटेंशियल ग्रेटर देन जीरो। अरे अर्थिंग मैंने मान लो नहीं की, ये चार्ज हटा दूंगा तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जब क्यू कूलम का चार्ज लाऊंगा तो क्यू कूलम के चार्ज से क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज होंगे, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन्स कम, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बट टोटल चार्ज तो क्यू ही रहेगा ना, क्योंकि पहले कितना था टोटल चार्ज, क्यू। तो पोटेंशियल क्या था, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर हो गई बात। अब मैंने क्या किया, इसकी अर्थिंग कर दी, ये लो जी। अब मैंने इसकी अर्थिंग कर दी, तो V बराबर जीरो। तो भाई साहब यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा। तो अब इससे क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V बराबर जीरो। अरे अर्थ का जीरो है, तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज था, उस पॉजिटिव चार्ज को इन इलेक्ट्रॉन्स ने आकर के न्यूट्रल कर दिया, तो न्यूट्रल हो गया। अब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे ये न्यूट्रल हुआ तो इसका पोटेंशियल जीरो और इसका पोटेंशियल भी जीरो। जबकि वास्तव में अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज पहले से है। ये देखो नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल नहीं किया गया है कि सोच रहे हैं कि भाई ये पॉजिटिव खत्म हो गया, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। याद करो इंडक्शन में पढ़ाया होगा। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उधर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस पॉजिटिव ने अट्रैक्ट कर रखा है। ये बाउंड चार्ज है। कौन सा चार्ज है, ये बाउंड चार्ज। और ये कौन सा चार्ज था, फ्री चार्ज। तो फ्री चार्ज अर्थ के अंदर चला गया, ये बाउंड चार्ज रह गया। तो पोटेंशियल अब भी पूरी सरफेस पर क्या रहेगा, जीरो। यहां भी पोटेंशियल जीरो, यहां भी पोटेंशियल जीरो, यहां भी पोटेंशियल जीरो, यहां भी पोटेंशियल जीरो। रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा। क्यों रहेगा, कि ये पूरी एक कंडक्टिंग बॉडी है, और इसको किससे जोड़ दिया, अर्थ से। तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो, तो इस बॉडी का पोटेंशियल भी जीरो। और जब पोटेंशियल जीरो हो गया तो अब इसमें कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अब इस वायर को यहां से हटा सकते हैं। तो इस बॉडी पर क्या आ गया, क्या आ गया इस बॉडी पर, नेगेटिव चार्ज। बात क्लियर हो गई। तो ये आइसोलेटेड बॉडी थी, ये है नॉट आइसोलेटेड बॉडी, नॉट एन आइसोलेटेड बॉडी, क्योंकि इसके सराउंडिंग में चार्ज है, इसके सराउंडिंग में चार्ज है। अच्छा जी, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि बताओ इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल है, ये सेंटर है, मान लो कि इस चार्ज से ये जो दूरी है ये स्मॉल r, और ये जो चार्ज आया है इंडक्शन से, मान लो ये इंड्यूस्ड चार्ज है, Q इंड्यूस्ड। अरे इंड्यूस ही तो हुआ है। पहले तो क्या था, ये जब हमने अर्थिंग नहीं की थी और ये भी चार्ज नहीं था, तो पूरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन Q के आने से क्या, ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ग्राउंड में चला गया, तो इधर नेगेटिव रह गया ना, तो इंड्यूस्ड चार्ज है। तो हमें बताना है कि सेंटर पर अब पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि हमने अर्थिंग कर दी, तो पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहां पर एक चार्ज स्मॉल q, ठीक है, यहां पर एक स्फीयर, ये स्फीयर का सेंटर c, ये दूरी कितनी, स्मॉल r, और इसके ऊपर चार्ज कितना था, q कूलम, कितना था, q कूलम। अर्थिंग कर दी, तो अर्थिंग करने से इधर को चार्ज क्या कितना आया, -q, ठीक है। ये कितना हो गया, q इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस्ड चार्ज आया, यानी कि जो चार्ज इस पर बचा हुआ है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये इंड्यूस्ड चार्ज कितना है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। इस इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू बताओ, क्योंकि पहले तो हमने पूरी सरफेस पे कितना चार्ज दिया था, क्यू कूलम। अरे ये पहले ऐसे था ना स्फीयर, इसको ये हमने चार्ज दिया था, पहले कितना था, क्यू कूलम चार्ज था। लेकिन इस क्यू कूलम में से कुछ तो अर्थिंग की वजह से अर्थ में चला गया ना, तो यही चार्ज तो बचा है, तो हमें ये बचे हुए चार्ज की वैल्यू बतानी है। अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0, तो इस स्फीयर का भी कितना है, 0। इस स्फीयर का पोटेंशियल 0 है, यानी सरफेस का पोटेंशियल 0, तो सेंटर में पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो सेंटर में पोटेंशियल 0 है। अब सेंटर पोटेंशियल एक तो इस चार्ज की वजह से होगा, एक इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से होगा, तो निकालो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर की वजह से सेंटर में कितना पोटेंशियल आएगा, तो पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू इंड्यूस्ड। तो बताइए भाई साहब, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना होगा, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, ए इंटू स्मॉल क्यू ओवर आर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर, ठीक है, प्लस। अब इसकी वजह से पोटेंशियल बताओ, मान लो कि जो रेडियस है इसकी कैपिटल आर है, तो ये जो इंड्यूस्ड चार्ज आप देख रहे हैं फैला हुआ है, आप मान लीजिए डी क्यू 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 डी क्यू, ये अनंत आपने इसमें इसको डी क्यू में टूटा हुआ मान लिया, ये हमने कितना मान लिया है, डी क्यू। तो इस डी क्यू की वजह से यहां पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो डी क्यू को हम एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो आता है वो आता है ए क्यू बाई आर। तो यहां पर पोटेंशियल क्या आएगा, ए इंटू डी क्यू बाई कैपिटल आर प्लस ए इंटू डी क्यू बाई कैपिटल आर प्लस ए इंटू डी क्यू बाई कैपिटल आर प्लस इंफिनिटी। ये टोटल पोटेंशियल सी का आया, क्योंकि हमने अनंत डी क्यू में तोड़ा। तो यहां से क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू ए क्यू बाई स्मॉल आर प्लस ए बाई आर को कॉमन ले लो, तो डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस अप टू इंफिनिटी। तो ये सारे इनफाइनाइट डी क्यू को जोड़ेंगे तो टोटल इंड्यूस्ड चार्ज बनाना, तो कितना आएगा, ये ए स्मॉल क्यू ओवर आर प्लस ए ओवर कैपिटल आर इंटू क्यू इंड्यूस्ड। ये सी पॉइंट का पोटेंशियल आया। बट आपने भाई साहब अर्थिंग कर रखी है, तो अर्थिंग कर रखी है तो सरफेस का पोटेंशियल कितना है, 0, तो सेंटर का भी कितना होगा, 0। सिंपल सी बात। अरे अर्थिंग कर रखी है ना, तो यहां पोटेंशियल कितना है, 0, तो सेंटर पे कितना होगा, 0। तो निकाल लो भाई यहां से, अब क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ए तो तुम्हारा किसमें चला गया, 0 में। ए का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का कैपिटल आर अपॉन ये आएगा, सॉरी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल क्यू। ये इधर की तरफ गया नहीं, सॉरी कैपिटल आर ऊपर आएगा। हम इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो यहां से क्यू इंड्यूस्ड की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू ओवर स्मॉल आर, और ये जो अपॉन कैपिटल आर ये ऊपर जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा, जो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू आएगी वो इतनी वैल्यू आएगी। क्लियर हुआ? हम सारे के सारे चार्ज एक साथ क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि हमें पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पता था। तो आप इसको अनंत डीक्यू में तोड़ करके कैलकुलेट करोगे तो आप यहां पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो आपने देखा था कि अगर हमने एक स्फीयर ले रहे हैं, उसको हमने क्यू कूलम का चार्ज दिया, अगर उससे हमने सेंटर से आर दूरी पर दूसरा स्मॉल क्यू चार्ज लिया और फिर हमने इसकी अर्थिंग कर दी, तो बताइए कि कितना चार्ज इस सरफेस पर इंड्यूस होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अरे हुआ नहीं हुआ? हमारा क्वेश्चन क्या था, एक स्फीयर है मान लो आइसोलेटेड, उसकी सरफेस पर कैपिटल क्यू कूलम का चार्ज था, उसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर बाहर स्मॉल क्यू चार्ज लिया है, तो अब ये आइसोलेटेड नहीं रहा। अब हमने मतलब ये जो स्फीयर है इसकी हमने अर्थिंग कर दी। तो अर्थिंग करने के बाद अब जो सरफेस पर चार्ज बचेगा स्फीयर की, क्योंकि कुछ चार्ज किस में जाएगा, अर्थ में जाएगा, तो स्फीयर पर कितना चार्ज बचेगा वो हमको फाइंड करना था। और वो कौन सा वाला चार्ज होगा, जो बाउंड चार्ज है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। ये यहां से हम फाइंड कर लेंगे। अब देखिए इसमें और भी अर्थिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल से हम इस चीज को और आगे समझेंगे
पहला एग्जांपल हमने लिया कि दो कोसेंट्रिक शेल्स है, यानी कि एक ये हो गई, इसकी रेडियस मान लीजिए स्मॉल ए है, इसकी रेडियस स्मॉल बी है। इसको चार्ज आपने दिया है Q1 और इसको चार्ज दिया है Q2, ठीक है। देयर आर टू कोसेंट्रिक शेल्स, स्फेरिकल सेल्स, या सेल तो स्फेरिकली कंसीडर करते हैं। देयर आर टू कोसेंट्रिक शेल्स A एंड B, ये मान लो A है और ये B है, A एंड B। B की अर्थिंग कर दी गई है। If shell B is connecting with earth, then find the final charges on the shells A and B। यानी कि हमने इसकी अब अर्थिंग कर दी है, अर्थ से कनेक्ट कर दी, मतलब अर्थिंग कर दी, तो अर्थ का पोटेंशियल तो 0 होता है। तो अब आपको बताना है कि ए और बी पर कितना कितना चार्ज होगा, ए और बी पर कितना कितना चार्ज होगा। अब देखिए, जब हम यहां पर क्यू कूलम का चार्ज ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ, देखो ये जो शेल्स होती हैं ये कंडक्टिंग होती हैं। ये कैसी होती हैं? कंडक्टिंग। तो कुछ ना कुछ तो इसकी मोटाई होगी। अरे ऐसा थोड़ी है कि शेल उसकी कुछ मोटाई नहीं होती है, थिकनेस कुछ तो होगी। तो मान लीजिए कि ये हमने उसकी एक थिकनेस इस तरह से कंसीडर की है, यानी ऐसे हमने इसमें एक थिकनेस कंसीडर की, ये सेल्स की थिकनेस आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 हो सकता है जब हम, अगर मान लो जो अंदर पॉइंट लिया है इससे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे तो उसके अंदर नेट चार्ज क्या हो? 0। तो भाई साहब यहां चार्ज कितना है? Q1। तो इसका मतलब ये होगा कि इंडक्शन की वजह से अंदर वाली सरफेस पर चार्ज कितना आएगा? -Q1। कितना चार्ज आएगा? -Q1। ये चार्ज इंडक्शन की वजह से यहां आएगा। तो इसका मतलब जब माइनस का चार्ज Q1 या -Q1 चार्ज इस बाहर वाली शेल में से अंदर की सरफेस पर एक्युमुलेट हुआ, तो इसका मतलब बाहर की सरफेस पर +Q1, ऑब्वियसली चार्ज और आ जाना चाहिए। नहीं आ रही बात समझ में? अरे भाई साहब, ये हमने आउटर शेल ली, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना है? 0, क्योंकि कंडक्टर है। बट बाहर पर अंदर जो शेल है उसके ऊपर चार्ज कितना है? Q1। तो अगर मैं बाहर वाली शेल के अंदर कोई पॉइंट देख रहा हूं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी हो सकता है जब मैं उस बाहर वाली शेल के अंदर मान लो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लूं, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना हो? 0। तो नेट चार्ज 0 तभी आ सकता है, इस पर तो Q1 है, तो यहां -Q1 का चार्ज एक्युमुलेट हो जाए। तो -Q1 चार्ज मतलब यहां अंदर इस सरफेस पर आया, तो -Q1 आया, तो इसका मतलब बाहर की तरफ क्या रहेगा? +Q1, जिससे कि नेट चार्ज क्या हो जाए? 0। अरे नेट चार्ज क्या हो जाए? 0। ये -Q1, तो यहां पर क्या आएगा? +Q1। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, तो इस तरीके से अब आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज कितना हुआ? नाउ टोटल चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ द शेल B, जो B शेल है उसके आउटर सरफेस पर चार्ज आएगा Q1 + Q2। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब हमें पता है कि भाई इसका जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल कितना है? 0, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल कितना है? 0। तो आउटर सरफेस जो आई है इसका पोटेंशियल भी क्या होगा? 0। तो इसका अगर पोटेंशियल 0 होगा तो पोटेंशियल 0 कब होगा इसका? जब इसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, क्योंकि वास्तव में इसके ऊपर चार्ज जो है वो ऐसे +Q2 ये पहले से फैला हुआ था, लेकिन इंडक्शन से Q1 और आ गया, तो टोटल चार्ज कितना बना? Q1 + Q2। अब यहां सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो 0 अगर आपको करना है तो ये सारा की सारा जो आउटर सरफेस का चार्ज है ये किस में चला जाएगा? ग्राउंड में। तो टोटल चार्ज ट्रांसफर टू द ग्राउंड इज टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड। ग्राउंड में भाई कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? तो आप एक काम करिए,
यहां पोटेंशियल निकाल लो सरफेस पर। ये जो चार्ज है मान लो हमने इस पर Q फाइनल, अरे कुछ चार्ज में क्या हम ये Q1 प्लस Q2 सारा चार्ज इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं? भाई आपको दिखने में क्या लग रहा है कि यहां का पोटेंशियल कितना है, 0 है, और इस पर जो चार्ज फैला हुआ है वो कितना है टोटल? इंडक्शन की वजह से अंदर माइनस Q आया तो बाहर कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। तो क्या अर्थिंग करने से सारा Q1 प्लस Q2 अर्थ के अंदर चला जाएगा? तो हम जो प्रोसेस जो है हमारी वो क्या है कि हमने मान लिया कि बाहर जो चार्ज है Q फाइनल है, अगर Q फाइनल की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब फाइनल कोई भी चार्ज नहीं बचा, तो सारा की सारा किस में चला गया, अर्थ में। और अगर Q फाइनल कुछ आ रहा है तो कितना आ रहा है, वो बचा हुआ चार्ज होगा। तो Q फाइनल को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ट्रांसफर्ड वैल्यू आएगी नहीं आएगी, चार्ज की आ जाएगी। तो Q फाइनल निकालो कितना आएगा। तो देखो यहां पर जो पोटेंशियल आना है किसकी वजह से आना है, इस प्लस Q चार्ज की वजह से। तो बताओ प्लस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, कितनी दूरी पर है पॉइंट B पर, तो कितना पोटेंशियल आएगा। इस चार्ज को हम सेंटर पर कंसंट्रेट मान सकते हैं, मान सकते हैं। तो मान लो कि इस Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है वो V1 है, तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 इज इक्वल टू A इंटू Q1 ओवर B। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया जी। दूसरा, मैं अगर तुमसे ये कहूं कि अंदर जो चार्ज है ये कितना है, माइनस Q, कितना है, माइनस Q1, तो इसकी वजह से पोटेंशियल मान लो V2 आया, तो कितना आएगा, A इंटू माइनस Q1 अपॉन ये भी कितना आएगा, B। अरे आएगा नहीं आएगा, आएगा। और मान लो कि अब इस पर फाइनल चार्ज कितना रह गया, Q फाइनल, तो Q फाइनल की वजह से अगर मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो इसको V3 लिख लो, तो कितना आएगा, A इंटू Q फाइनल अपॉन B। तो तीन पोटेंशियल इसकी सरफेस पर आएंगे, एक तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो इसकी वजह से पोटेंशियल को मैंने V1 माना, इसकी वजह से पोटेंशियल को V2 माना और इसकी वजह से पोटेंशियल को V3 माना। तो तीनों की वजह से यहां पोटेंशियल है, तीनों के पोटेंशियल को जोड़ो और ये पोटेंशियल कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि इस सरफेस का पोटेंशियल कितना है, 0। तो जोड़ो भाई, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। तो जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो A इंटू Q1 अपॉन B माइनस A इंटू Q1 अपॉन B और प्लस A इंटू Q फाइनल अपॉन B इज इक्वल टू 0। तो इसने इसको मार दिया, अरे ये प्लस का ये माइनस का, तो यहां से Q फाइनल कितना आया, Q फाइनल इज इक्वल टू 0। Q फाइनल इज इक्वल टू 0, क्योंकि A इंटू Q फाइनल अपॉन B बराबर 0, तो Q फाइनल कितना आया, 0। इसका मतलब इस सरफेस के ऊपर फाइनल चार्ज कितना रह गया, 0। तो भाई साहब ऐसे था कितना, Q1 प्लस Q2, इसका मतलब ट्रांसफर्ड वैल्यू कितनी आई, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड टू द सरफेस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इतना चार्ज सरफेस के अंदर ट्रांसफर कर जाएगा। बात क्लियर हुई नहीं हुई? हमने देखा कि Q फाइनल 0 है, यानी कोई भी चार्ज आउटर सरफेस पर नहीं बचा, तो इसका मतलब सारा की सारा चार्ज किसमें चला गया, ग्राउंड के अंदर। तो इस तरह से हम चार्ज ट्रांसफर्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब एक बच्चे ने क्या किया कि इसी क्वेश्चन में बाहर अर्थिंग नहीं की और अर्थिंग अंदर वाले स्फीयर से कर दी, और फिर पूछा बताइए कि कितना चार्ज ट्रांसफर कर गया अर्थिंग, मतलब अर्थ के अंदर। तो अगला एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं तो क्वेश्चन तो हमारा वही है, लेकिन अर्थिंग का तरीका बदल दिया है। ये यहां पर सेंटर, और इसको चार्ज हमने वही Q1 दिया, इसको Q2 दिया। ये शेल है, कोसेंट्रिक सेल्स, यानी इस तरीके से यहां पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, यहां भी ये पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2। मैंने अब अर्थिंग को यहां कर दिया, इस जगह पर ये अर्थिंग कर दी। तो जब मैंने यहां अर्थिंग किया तो अब इसका फाइनल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0। अरे पहले तो चार्ज था ना, मान लो इसकी रेडियस कितनी थी, A, इसकी रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो कितनी है, B। अब मैंने अर्थिंग अंदर वाले स्फीयर में करी है, तो बताइए कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड टू अर्थ। अर्थ में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। तो भाई साहब आपको पता है, मान लो कि यहां पर जो चार्ज रह गया वो Q फाइनल चार्ज रह गया, वो चार्ज क्या हुआ, अर्थ के अंदर चला गया। क्लियर हो गई बात। तो अब इस पर जो चार्ज बचा वो कितना बचा, Q फाइनल। तो Q फाइनल, तो यहां पोटेंशियल देखिए, यहां पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लो फाइनल चार्ज जब रह गया तो पोटेंशियल कितना है, V1, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये A ये B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज
Q फाइनल इज V1। हमने कितना मान लिया इसको? V1। तो क्या वैल्यू आएगी? A इंटू क्यू फाइनल ओवर, भाई साहब ये जो चार्जेस के क्यू फाइनल है तो इसकी वजह से सरफेस पर कितना पोटेंशियल है डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस, तो कितनी आएगी? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो चार्ज है Q2, भाई इस सरफेस पर तो टोटल चार्ज क्या रहना है? Q2 ही रहना है, रहेगा नहीं रहेगा? अब एक के दिमाग में आया कि सर ये Q फाइनल इस पर जब Q फाइनल है तो इंडक्शन की वजह से यहां पर माइनस Q फाइनल आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? Q2 प्लस Q फाइनल। अगर आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बट मैं जब दोनों सर्फेसेस की वजह से पोटेंशियल लूंगा, जैसे मान लो मैंने शेल को ऐसे लिया, कि कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं इसमें, तो कोई उसमें ऐसा नहीं है। इंडक्शन से कितना आएगा? माइनस का Q फाइनल। तो भाई साहब जब माइनस Q फाइनल आया तो प्लस का Q फाइनल इधर भी आएगा। तो अब आउटर सरफेस पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? Q2 प्लस Q फाइनल आएगा, नहीं आएगा? और अंदर कितना है? माइनस Q फाइनल। तो अब मैं कहूंगी इसकी वजह से बताओ यहां कितना पोटेंशियल है, इस माइनस Q फाइनल की वजह से बताओ यहां कितना पोटेंशियल है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जितना पोटेंशियल इसकी सरफेस पर आएगा उतना ही इसकी वजह से हर जगह हर पॉइंट पर आएगा। क्लियर होगी बात? तो आप एक काम करो ना, इस माइनस Q फाइनल की वजह से जब लिखोगे तो क्या आएगा? A इंटू माइनस Q फाइनल अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानी रेडियस B, कितना आएगा? A इंटू माइनस Q फाइनल अपॉन B। ये आया माइनस Q फाइनल की वजह से। अच्छा जी, और Q प्लस Q फाइनल की वजह से कितना आएगा? A इंटू Q प्लस Q फाइनल ओवर B। क्यों? क्योंकि यहां से भी इसका डिस्टेंस कितना है? B। तो अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों की वजह से टोटल कितना हुआ, तो टोटल पोटेंशियल आप देख रहे हैं कि ये जो है ये इस वाले को काटेगा। अरे A Q फाइनल ओवर B पॉजिटिव है, नेगेटिव काटेगा, तो किसका रह गया? यही तो बचा। तो ये बचा तो मतलब क्या है कि आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी। भाई टोटल चार्ज अगर हम इसके ऊपर देखेंगे तो टोटल चार्ज तो क्या है? Q2। क्यों? Q2 प्लस Q फाइनल और फिर अंदर वाला माइनस Q फाइनल, तो भाई से जोड़ेंगे तो Q2 तो बचेगा। तो आप इस केस में यहां इंडक्शन के इफेक्ट को कंसीडर करें या ना करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं यहां पर ये डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो इस चार्ज की वजह से मैंने क्या किया? अब मैंने इसको इस तरह से उसमें नहीं तोड़ा है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको समय बचाना है तो आप इस तरह की कुछ चीजों को याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये रेडियस की। तो इस Q की वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना है? V2। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, तो इसकी वजह से कितना आएगा? V2 इज इक्वल टू A इंटू Q2 अपॉन B। क्लियर हो गया? तो क्यों हुआ? क्योंकि इस चार्ज की वजह से इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, तो अंदर भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होगा। तो यहां भी कितना होगा? इतना ही होगा। तो पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ इनर सेल इनर सेल पर टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2। अरे V नेट निकालेंगे हम, V1 प्लस V2 ये है कितना? 0। क्यों 0? क्योंकि इसकी तो अर्थिंग हुई पड़ी है, तो यानी दोनों को जोड़ दो। तो A इंटू Q फाइनल अपॉन स्मॉल a प्लस A इंटू Q2 अपॉन स्मॉल b बराबर 0। A गया, 0 में गया, तो यहां से Q फाइनल की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो Q फाइनल कितना आएगा यहां से? तो Q फाइनल जो आया इसको उधर लेंगे तो माइनस का ये आएगा A अपॉन B इंटू Q। तो अंदर वाले स्फीयर पर इतना चार्ज रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि आपने अर्थिंग कर दी तो इसका सारा की सारा चार्ज जो Q1 था वो अर्थ में चला गया। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि बाहर की पूरी मतलब बाहर की सरफेस पर सारा की सारा चार्ज कितना? Q1 प्लस Q2। अरे इतना ही तो था, वो तो सारा किस में चला गया? ग्राउंड में। तो तुम सोच रहे हो कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जिस सरफेस को हमने अर्थिंग कर दी उसका सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला गया, तो यहां भी क्या होगा? अर्थिंग कर दी तो इसका सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अच्छी तरीके से आप समझ लो। आपको बिल्कुल जो प्रोसीजर अपनाना है, स्टेप बाय स्टेप जो चीजें सिखा रहा हूं आपको वही करना है। आपको क्या करना है? जिस भी स्फीयर की या जिस भी सेल की अर्थिंग की जा रही है उस पर आप चार्ज Q फाइनल मानिए।
अगर क्यू फाइनल की वैल्यू 0 है तो आप कहेंगे सारा चार्ज ट्रांसफर कर गया, जैसे पहले क्वेश्चन में कराया है। और अगर क्यू फाइनल कुछ आ रहा है तो आप कहेंगे जी इतना चार्ज इस पर बच गया, जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये क्यू फाइनल आ रहा है। अब मैंने तुमसे कहा कि कितना चार्ज ट्रांसफर कर गया, तो चार्ज ट्रांसफर कितना आएगा, देयरफॉर चार्ज ट्रांसफर्ड, कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा, बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा। तो जो पहले था उसमें से क्यू फाइनल निकाल, तो पहले कितना था Q1, तो Q1 में से क्यू फाइनल निकाल, डेल्टा Q, ये चार्ज ट्रांसफर कर गया, तो Q1 माइनस क्यू फाइनल, तो क्यू फाइनल की वैल्यू, क्यू फाइनल कितना है, माइनस का A/B इंटू Q2। तो जो चार्ज ट्रांसफर कर गया उसमें, तो दैट इज इक्वल टू ये आएगा Q1 माइनस माइनस प्लस A/B इंटू Q2। तो इतना चार्ज ग्राउंड में चला गया, इतना चार्ज ग्राउंड में चला गया। क्लियर हो गया। अब तुमसे यह पूछा जा सकता है कि बताइए आउटर सरफेस पर फाइनल चार्ज लिखो भाई। अरे आया सर में नहीं आया, फाइनल चार्ज कैसा है, नेगेटिव है इसके ऊपर। फाइनल चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। पहले देखो पॉजिटिव था ना, इसका मतलब सारा का सारा, इसका मतलब इसमें से अर्थ में से इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले कि पहले तो उसने क्या कर दिया, सारे पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया, और उसके बाद में कुछ और इलेक्ट्रॉन्स और आए, तो उससे क्या बन गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आया। नहीं आई बात समझ, क्लियर हो गया। तो अब जो टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ वो इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ, हम ऐसे निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो भाई साहब यहाँ इंडक्शन से अब क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर आपसे पूछा जाए कि आउटर सरफेस से बताइए कितना चार्ज है, तो इंडक्शन की वजह से अब यहां पर क्या आएगा, ये क्यू फाइनल, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि क्यू फाइनल यहां क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इंडक्शन का जो इफेक्ट आप कंसीडर करोगे इस पर, अब वो इंडक्शन का इफेक्ट आपको ये बताएगा कि यहां जो क्यू फाइनल है वो A/B इंटू Q2 इतना है अंदर। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहां आया, तो ये तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स कुछ बाहर की तरफ खींचे, तो इसका मतलब बाहर जो चार्ज आया इंडक्शन से वो माइनस का A/B इंटू Q2 इतना आया। पहले से भाई साहब कितना है, Q2। तो अब टोटल कितना हो गया, पहले से Q2 तो पहले ही प्रेजेंट था, और इतना चार्ज और आउटर सरफेस पर आ गया, तो यानी कि Q2 माइनस A/B इंटू Q2। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू B माइनस A/B इंटू Q2, इतना चार्ज आउटर सरफेस पर होगा। तो अब आप लोगों से कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हमने यहां इसको अर्थिंग कर दिया तो इस पर फाइनल चार्ज कितना आया, इसकी जो इनर फेस है, इनर सरफेस है उस पर कितना होगा, आउटर सरफेस पर कितना आएगा, कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा। चार्ज ट्रांसफर केवल वहीं से करेगा जहां अर्थिंग हो रही है, अर्थिंग वाले ही स्फीयर में चार्ज ट्रांसफर होगा, इसमें कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, यहां तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। यह बात आपको अच्छी तरीके से सीखनी है। और एक क्वेश्चन लेकर के देख लो भाई, और क्लैरिटी हो जाएगी। ये हमने दो सेल्स को लिया है, कोसेंट्रिक सेल्स। अगर मान लो हम तीसरी कोसेंट्रिक सेल भी इसमें जोड़ दें, जैसे मान लीजिए अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये एक शेल हमने ले ली, ठीक है, इसके अंदर ये दूसरी शेल ले ली, एक ये हमने तीसरी शेल ले ली। ये तीन कोसेंट्रिक सेल्स हैं, इसकी रेडियस A, इसकी रेडियस B और इसकी रेडियस C। इसको चार्ज हमने Q1 दिया, इसको Q2 दिया और इसको -3, इसको आप Q दे दो और इसको 2Q दे दो, ऐसे दे दो 2Q और इसको -3Q, और अर्थिंग हमने यहां पर कर दिया, बीच वाले की अर्थिंग कर दी। अब आपको बताना है कि बताइए कितना चार्ज अर्थ के अंदर ट्रांसफर करेगा, और इनर और आउटर सरफेस पर जो नेट चार्ज है वो कितना होगा, या इनकी फेसेस पर चार्ज कितना होगा। तो नेट चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो नेट चार्ज तो भाई साहब इस पर Q है तो Q रहेगा, इस पर -3Q है तो -3Q रहेगा। क्यों, क्योंकि अंदर वाले बाहर वाली सेल से कहीं कोई अर्थिंग नहीं है, तो चार्ज का ट्रांसफर होने का कहीं भी कोई लॉजिक नहीं है। तो नेट चार्ज तो अंदर और बाहर वाली शेल पर सेम रहेगा। नाम दे दो इनको, ये शेल A है, ये B है, ये शेल C है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफर्ड, कितना चार्ज ट्रांसफर कर जाएगा। तो मान लो भाई Q फाइनल रह गया इस पर, जैसे लॉजिक सिखाया है, तो Q फाइनल रह गया। तो अगर मान लो मैं कहूं कि बताओ यहां इसकी सरफेस का पोटेंशियल, तो सरफेस का पोटेंशियल मान लीजिए इसकी वजह से V1, यानी Q फाइनल की वजह से पोटेंशियल मैंने कितना माना है V1, और Q की वजह से पोटेंशियल माना है V2, और इसमें
-3 की वजह से पोटेंशियल माना है मैंने V3। क्लियर हो गया? तो पहले तो V1 की वैल्यू निकालो, V1 तो देखो कितना आएगा, A इंटू क्यू फाइनल अपॉन B। अरे इसका फाइनल चार्ज कितना है, क्यू फाइनल, इसकी रेडियस कितनी है B, तो सरफेस का कितना पोटेंशियल आएगा यहां पर, ए क्यू ओवर B। अरे ए क्यू ओवर आर होता है ना, अच्छा B2। इसकी वजह से माना है हमने ये जो चार्ज क्यू कूलम का फैला हुआ है, इसकी वजह से हमने पोटेंशियल कितना माना है B2। तो भाई इस क्यू कूलम के चार्ज को सेंटर पर मानेंगे, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा यहां पर, A इंटू क्यू बाई आर। तो आर कितना है यहां पर B। अरे यहां निकालना है ना, तो ये क्यू कूलम का चार्ज सेंटर पर आ गया, तो सेंटर से अब यहां तक का डिस्टेंस तो ये रेडियस हो गई, तो क्यू की वजह से B दूरी पर चार्ज वो पोटेंशियल कितना आएगा, ए क्यू ओवर B। तो इसकी वजह से भी आ गया। अब इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इसकी सरफेस पर कितना है यहां, तो कितना आएगा सरफेस पर, A इंटू -3Q ओवर C। तो जितना सरफेस पर है उतना ही अंदर, तो अंदर भी इतना ही होगा। तो अगर मैं V नेट आपसे पूछूं कि बताइए यहां V नेट कितना होगा इस वाली जगह पर, यहां पोटेंशियल V नेट अगर मुझे लिखना है तो V नेट कितना होगा यहां 0, बट V नेट है कितना, V1 V2 V3 का रिजल्टेंट, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो सबका रिजल्टेंट करेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए कॉमन क्या निकल रहा है इसमें कॉमन A बाहर आ रहा है, तो Q फाइनल अपॉन B प्लस Q अपॉन B माइनस 3Q अपॉन C बराबर 0। क्लियर हो गया? 0 में चला गया, बहुत बढ़िया, लो जी 0 में भेज दिए, ये 0 में भेज दिए, तो क्या रह गया, Q फाइनल अपॉन B इज इक्वल टू 3Q बाई C, ये प्लस का हो गया, और माइनस Q बाई B। इस B से और मल्टीप्लाई कर दो तो Q फाइनल की वैल्यू आएगी B अपॉन C इंटू 3Q और माइनस Q। इतना भाई साहब फाइनल चार्ज आएगा। क्लियर हो गई बात? तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ निकाल सकते हैं। तो चार्ज ट्रांसफर्ड कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, यानी कि 2Q में से माइनस कर दो Q फाइनल, तो ये डेल्टा Q। तो करिए भाई, कितना आएगा 2Q माइनस करो इसे, तो ये माइनस का B बाई C इंटू 3Q और प्लस का Q, तो दिस इज इक्वल टू 3Q माइनस B बाई C इंटू 3Q। तो 3Q कॉमन निकाल लो, तो अंदर रह जाएगा ये C माइनस B बाई C। इतना चार्ज ट्रांसफर कर गया, इतना चार्ज ट्रांसफर कर गया। क्लियर हो गया? ये चार्ज ट्रांसफर कर गया, तो फाइनल चार्ज इतना है। तो अगर इंडक्शन का इफेक्ट आप देखोगे तो इस सरफेस पर इंडक्शन की वजह से इतना नेगेटिव चार्ज, इतना क्या आएगा, ये मतलब इतना चार्ज आएगा। अब ये हमें पता है कि जो C है वो बड़ा है, ये छोटा है, तो ये जो वैल्यू आनी है ये 3Q, ये Q से तो बड़ी आनी है, तो यानी कि ये पॉजिटिव है। तो यहां से ये चीज क्लियर है, पॉजिटिव वैल्यू होगी नहीं होगी, दिस इज पॉजिटिव, Q फाइनल क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि V बाई C हमेशा 1 से बड़ा आएगा। नहीं सॉरी, C तो बड़ा है ना, हाँ C बड़ा है, तो इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव रहना है नेगेटिव रहना है, ये डिपेंड करेगा कि ये डिफरेंस मतलब ये B बाई C जो है ये B बाई C इंटू 3Q, ये इस Q से बड़ी आ रही है छोटी आ रही है। C को अगर हम बहुत बड़ा करते चलेंगे तो ये क्वांटिटी घटती जाएगी, तो ये छोटा भी हो जाएगा, यानी Q फाइनल पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा B और C की वैल्यू पर। तो हम इसको ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, ये कोई हमेशा नहीं होगा, किसी केस में हो भी सकता है किसी केस में नहीं भी हो सकता। तो अगर तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है B और C की, तो आप बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो उसके हिसाब से आप अंदर कितना चार्ज इंडक्शन से आया तो बाहर कितना चार्ज होगा सरफेस पर। बाहर की सरफेस पर चार्ज माइनस का 3Q नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो फाइनल चार्ज यहां आ रहा है ये इंडक्शन का इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से अंदर भी चार्ज आएगा बाहर भी चार्ज आएगा, तो बाहर की सरफेस पर माइनस 3Q चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? तो अर्थिंग के हमने क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप जरूर करें, हर बुक में आपको इस तरह के सवाल दिए होते हैं। वीडियो कैसा लगा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।